नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप फैमिली में। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, धरातल की परिवर्तनकारी शक्तियों के बारे में। हमने आपको बताया था धरातल की बनावट का निर्माण पृथ्वी की दो शक्तियां करती, एक आंतरिक शक्तियां, दूसरी बाह्य शक्तियां। आंतरिक शक्तियों के बारे में पिछले वीडियो में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आज हम जानेंगे बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियां क्या होती हैं और ये किस तरह से धरातल की स्थलाकृतियों के बदलाव करती हैं। यह स्थलाकृतियां दो प्रकार की होती हैं, एक अपक्षय, दूसरा अपर्दन चक्र। दो प्रकार से होता है बाह्य परिवर्तन। अपक्षय वह होता है, अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जहां पर चट्टानों का विघटन और अपघटन अपने मूल स्थान पर होता है, अर्थात चट्टानें अपने स्थान पर टूट फूट कर वहीं फैल जाती हैं। दूसरा होता है अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र में जो चट्टानों की टूटे फूटे कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको बहाकर या किसी माध्यम से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया को अपर्दन चक्र कहते हैं। अब अपक्षय के बारे में समझेंगे। पहले अपक्षय की परिभाषा हमने बताई, आप समझ गए। अब अपक्षय होता क्यों है? अपक्षय मौसम की स्थितियों के माध्यम से होता है, जैसे तापमान कम ज़्यादा होना, वर्षा, ओला, पाला, इस तरीके से। क्या होता है, जब दिन में तापमान अधिक होता है तो चट्टानें फैल जाती हैं। जब तापमान अधिक होता है तो चट्टानें फैल जाती हैं, और जब ठंड अधिक होती है तो चट्टानें सिकुड़ जाती हैं। इस फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया से चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होकर टूट फूट जाती हैं। ठीक है। और दूसरा, चट्टानों में सिकुड़ने फैलने के कारण दरारें पड़ जाती हैं और उन दरारों में वर्षा का जल भर जाता है। जब बहुत ठंडे प्रदेशों में, पहाड़ियों पर जहाँ बर्फ़ जमी रहती, ठंडक अधिक होती है, वहाँ पर ये वर्षा का जल दरारों में जो भर गया है वो बर्फ़ का रूप ले लेता है, जम जाता है, और बर्फ़ का घनत्व अधिक होता है, जिससे चट्टानें धीरे धीरे चौड़ी होने लगती हैं। इससे भी अपक्षय होता है। अपक्षय के भी तीन प्रकार हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय के बारे में आपको अभी चर्चा की। यही भौतिक अपक्षय है कि तापमान अधिक होने से चट्टानें फैलती हैं, कम होने से सिकुड़ती हैं। फैलने सिकुड़ने के कारण ये चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और टूट फूट कर वहीं अपने मूल स्थान पर बिखर जाती हैं। दूसरा, रासायनिक अपक्षय। कुछ चट्टानें होती हैं जिनमें रासायनिक धातुएं, रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे जिप्सम, चूना, सेंधा नमक। इन चट्टानों में जब वर्षा का जल पड़ता है या नमी मिलती है तो ये जल से क्रिया करके, रासायनिक क्रिया करके घुल जाते हैं या गल जाते हैं। गलने से, मिलने से इनका स्वरूप बदल जाता है और एक नए स्वरूप में आ जाते हैं और इनका विघटन अपघटन हो जाता है। रासायनिक प्रक्रिया, जैसे चूने का पानी घुल जाता है, नमक पानी में घुल जाता है। इसी प्रकार से गंधक, जिप्सम भी पानी के साथ क्रिया करके अपने स्वरूप को बदल लेता है। तीसरा है जैविक अपक्षय। भौतिक, रासायनिक, तीसरा जैविक। जैविक अपक्षय में पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य भी अपक्षय के लिए उत्तरदायी होता है। पेड़ पौधे, जब किन्हीं चट्टानों के बीच में कोई पेड़ उग जाता है बड़ा, उसकी जड़ें फैलती हैं। जड़ों के फैलने से वहाँ की चट्टानों को वो धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है। चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है और वे चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक। दूसरा, जीव जंतु, चींटी, दीमक, कीड़े मकोड़े, ये चट्टानों को, जो नरम चट्टानें होती हैं, उनको लगातार खुरचते रहते, काटते रहते। इससे भी वहाँ पर अपक्षय होता है। तीसरा है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में तीसरा है मनुष्य। मनुष्य सड़क निर्माण के लिए, घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए भी चट्टानों को काटते रहते। जैसा अपना स्थानीय उदाहरण ने, आपने तिलवारा घाट देखा होगा। तिलवारा घाट जाते उस समय एक बड़ा भारी चट्टान थी, लेकिन जब यहाँ पे 4 लाइन रोड निकली अपनी, तो उस चट्टान को काट के बीच से रोड बनाया गया और वो चट्टान का आपको अता पता नहीं है। इस तरीके से चट्टान को हटा के रोड बनाए जाते हैं, कॉलोनियाँ बनाई जाती हैं, खेती की जाती है। इससे अपक्षय होता है। समझे बच्चों? तो अपक्षय के बारे में आपको समझ में आया होगा।
अपक्षय अर्थात अपने स्थान पर चट्टानों की टूट फूट हुई। दूसरा होता है अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र में एक इस टूटे फूटे चट्टानों के टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसमें अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण 3 क्रियाओं द्वारा ये अपर्दन चक्र पूरा होता है। जो किसके द्वारा होता है? नदियों, हिमानी, पवनें और समुद्री लहरें, भूमिगत जल, ये सभी इसके मुख्य कारक हैं, मुख्य साधन है अपर्दन चक्र के लिए। इनमें हम एक एक से बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसे अपर्दन चक्र में शामिल होते हैं। अच्छा बच्चों, मिट्टी आपने सबने देखी होगी। ये मिट्टी भी इस अपक्षय, मिट्टी बनने में भी अपक्षय का सहयोग है। मिट्टी जब बनती है उसमें भी अपर्दन के कारण, जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े कण हैं उनके कारण ही मिट्टी बनती है। संतुलन क्या होता है बच्चों? संतुलन सुना होगा ना। संतुलन अर्थात समान। इस अपर्दन चक्र के द्वारा जो हमने आपको बताया, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, इसका बहुत बड़ा कार्य है तल संतुलन। धरातल के तल संतुलन में भी सहायक है। वो कैसे? तल संतुलन क्या है? धरातल के चौकस और समतल होने की प्रक्रिया को तल संतुलन कहते हैं। ये कैसी होती है? क्योंकि धरातल तो कहीं ऊंची कहीं नीची है, तो वातावरण द्वारा, प्रकृति द्वारा जो ऊंचे स्थान हैं उन चट्टानों को घिसकर, तोड़ फोड़ कर और परिवहन द्वारा उसके मलबे को बहाकर जहाँ पर गड्ढे हैं वहाँ पर भर दिया जाता है, जिससे तल संतुलन होता है। इसमें 2 प्रक्रियाएं हैं, निम्नीकरण और अभिवृद्धि। जैसा आप चित्र में देखिए, ऊंची चट्टान है, उसको अपक्षय द्वारा टूट फूट होती है, घिस जाती है। फिर नदी, हिमानी, पवन, वर्षा जल द्वारा परिवहन करके उस कंकड़ मिट्टी मलबे को बहाकर कहाँ लाया जाता है? जहाँ पर ढलान जगह, जहाँ पर गड्ढे हैं, और लाकर वहाँ पर गड्ढे में वो भर जाते, पानी ऊपर से बह जाता है। तो इस प्रकार से अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण के माध्यम से तल का संतुलन किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आज पढ़ेंगे कि नदियों के क्या कार्य होते हैं। नदियाँ सभी जानते हैं। हमारे जबलपुर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। तो नदी की अवस्था भी मनुष्यों जैसी होती है। जैसे मनुष्य युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध होता है, तो नदियाँ भी कहाँ से निकलती हैं बच्चों? नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अधिकतर नदियाँ किसी न किसी पर्वत से ही निकलती हैं। तो जब पर्वत से नदियाँ निकलती हैं तो ढाल होता है पर्वत में। तो जब नदियाँ पर्वत से नीचे को आती तो बड़ा वेग, बहुत अधिक ढाल होता है। उस समय की नदी की अवस्था को युवा अवस्था कहा जाता है। युवा तीव्र होती है, बहुत स्पीड से चलती है, बड़े तेज बहाव के साथ होती है। और जब पहाड़ियों से उतरकर नदी मैदानी इलाकों में आती है तो मैदानी इलाके कैसा होता है? समतल होता है। तो समतल मैदान में आने से और पहाड़ से जो चट्टानों को काट काट के बुलाती जाती है, उससे मैदानों पर आते आते उसके अंदर अवसाद भी इकट्ठा हो जाता है। कंकड़ पत्थर जो नदी अपने साथ बहा के लाती है उसको नदी का भार भी कहा जाता है। यहाँ आके उसका भार अधिक होता है। जैसे प्रौढ़ावस्था में मनुष्य के पास जिम्मेदारियों का भार हो जाता है ना। आपके पापा मम्मियों को कितनी चिंता होती है बच्चों की पढ़ाई की, घर की व्यवस्थाओं की, अपने घर के बुजुर्गों की, पूरी गृहस्थी की चिंता होती है। ऐसे ही जब नदी मैदानी इलाकों तक आती है तो उसमें भार अधिक हो जाता है और मैदानी इलाके में उसका बहाव भी कम हो जाता है। नदी की इस अवस्था को प्रौढ़ अवस्था कहा जाता है। और बहते बहते नदी कहाँ जाती है? कहाँ मिलती है? समुद्र में। नदी का अंतिम स्थल क्या होता है? समुद्र। बहते बहते नदी जब समुद्र के पास पहुँचती है तब तक उसके अंदर बहुत अधिक भार इकट्ठा हो चुका होता है। अधिक भार होने के कारण, उसका अधिक अवसाद होने के कारण उसका वेग कम हो जाता है और वो जब समुद्र के पास जाती है तो बड़ी धीमी गति में बहती है। उसको उसकी वृद्धावस्था कहते हैं। वृद्धावस्था के बाद जैसे मनुष्य परमात्मा में मिल जाता है वैसे ही नदी समुद्र में मिल जाती है। तो ये नदी की कथा है। ठीक है बच्चों, अब नदी अपक्षय और अपर्दन चक्र को कैसे कार्य करती है उसको हम कहते हैं नदी के कार्य। नदी क्या कार्य करती है? नदी 3 कार्य करती है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। ठीक है बच्चों, समझ गए? अपर्दन को क्या होगा? नदी पहाड़ों से, चट्टानों से घिस घिस कर जो चट्टानों के मलबे को बहा के लाती है उसको अपर्दन। और नदी जो अपने साथ बहा के ले जाती, चट्टानों से बहा के लाती, मैदान और समुद्र में जाके छोड़ देती, इस बहाने की प्रक्रिया को कहते हैं परिवहन।
जैसे बस में, ट्रक में सामान का परिवहन किया जाता है, वैसे ही नदी अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी का परिवहन करती है। और निक्षेपण यानी छोड़ना, जिस स्थान पर नदी उस मिट्टी को, भार को छोड़ देती है उसको कहते हैं निक्षेपण। इस परिवहन अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण में करते समय नदी बहुत सी स्थल आकृतियां भी बनाती है। अब हम आपको बताएंगे नदी अपर्दन कैसे करती है। चलिए बच्चों, अपर्दन पढ़ा। अब अपर्दन कैसे होता है? यह 4 प्रक्रियाओं द्वारा, नदी द्वारा अपर्दन 4 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। पहला अपघर्षण, दूसरा घुलन, भौतिक दाब शक्ति द्वारा और सन्निघर्षण। ठीक है, अब इन चारों को आप बारी बारी से समझिए। अपघर्षण, नदी बहते हुए अपने किनारों को, चट्टानों को काटती हुई, उनसे टकराती हुई, काटती हुई चलती है, इसे कहते हैं अपघर्षण। नदी का किनारों की, दोनों किनारों पर चट्टानें होती है, मिट्टी होती है, उनको अपने बहाव से बहा के ले जाती है, किनारों को काटती हुई जाती है, उसे कहते हैं अपघर्षण। दूसरा घुलन, जब नदी ऐसी चट्टानों पर बहती है जहाँ पर कि घुलनशील चट्टानें होती हैं, जैसे सेंधे नमक की, जिप्सम की, गंधक की या चूने की, तो इन चट्टानों पर जब नदी बहती है तो ये चट्टानों के जो तत्व हैं पानी के साथ बह के आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरा दबाव, नदी के किनारों पर नदी बहती है, दबाव पड़ता है, उस दबाव से भी चट्टानों के टुकड़े टूटते हुए आते हैं, भौतिक दाब शक्ति। अगला है सन्निघर्षण, जब नदी में बहुत सारे छोटे बड़े कंकड़, पत्थर, चट्टानें बहती हैं और ये आपस में टकराती हुई जाती हैं, आपस में भी तो टकराएंगे ना, तो आपस में टकराने के कारण ये घुलते हुए जाते हैं और चिकने हो जाते हैं। इनके कोने, जो चट्टानों कोने होते, टूट के बिल्कुल चिकने गोल हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी नदी में नहाने जाते हो, डुबकी मारते तो कहते हैं अंदर से देखो शंकर जी मिले, है ना। तो ये शंकर जियों का निर्माण कैसे होता है? इसी सन्निघर्षण के कारण। जब चट्टानें, पत्थर, टुकड़े आपस में टकराते तो वे चिकने हो जाते, गोल आकार ले लेते हैं। जैसे नर्मदा नदी में सबसे अधिक शंकर जी मिलते, चिकने और गोल पत्थर मिलते हैं, इसलिए कहते हैं नर्मदा नदी का कंकड़, हर एक कंकड़ शंकर का रूप होता है, क्योंकि सन्निघर्षण अधिक होता है। ठीक है बच्चों, अब ये अपर्दन के कारण स्थलाकृतियां आकार कौन कौन सी बनाती है? बहुत प्रकार के आकार बनाती है, इसमें 3 प्रमुख है। पहला महाखंड, वी आकार की घाटी और जलप्रपात। नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है। तो महाखंड कैसे बनते हैं बेटा? जब नदी पहाड़ी एरिया पर, पहाड़ों पर से बहती हुई आती है, तब ये नदी अपने किनारों को काटती हुई घाटी का निर्माण करती है और चट्टानों को काटती हुई नीचे पर गहरा गड्ढा बनाती है। चट्टान ऊपर से पानी तीव्र वेग से बहता है, जब तीव्र गति से नीचे गिरता है तो नीचे की अगर चट्टानें कमजोर वाली होती हैं, नरम चट्टानें होती हैं, तो वहाँ पर पानी के तीव्र गिरने से, फोर्स के साथ गिरता है, उससे वहाँ गड्ढा बन जाता है, उसको कहते हैं महाखंड। खड्ड माने गड्ढा, महाखंड। इससे महाखंड की आकृति बनती। किसी चट्टान से जब पानी नीचे गिरता है तो वहाँ पर गड्ढा बन जाता है। आपने भेड़ाघाट देखा होगा, हमारे जबलपुर में जो भेड़ाघाट क्या होता है, वहाँ ऊपर जहाँ पहाड़ी से नर्मदा नदी का जल बड़ी तीव्र वेग से नीचे गिरता है और वहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा हो गया है, उसको कहते हैं महाखंड। हमारा भेड़ाघाट एक महाखंड का उदाहरण है। दूसरा होता है वी आकार की घाटी, ठीक है। नदी जब बहती हुई आती है घाटी पर से, उसका उद्देश्य होता है आधार तल तक पहुंचना। नदी का आधार तल क्या है बच्चों? समुद्र। नदी को कहाँ जाके मिलना है? समुद्र में। तो नदी का आधार तल है समुद्र। जब आधार तल तक पहुंचती है तब वो अपनी चट्टान या घाटी को जहाँ से बहती है किनारों से चौड़ा करती हुई और घाटी को गहरा करती हुई आती है। इससे एक वी जैसा आकार, गहराई हो जाती है नीचे और बाजू किनारे चौड़े हो जाते हैं। तो कैसे? अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा आकार, चित्र में देख रहे हैं आप, वी आकार जैसा ही घाटी बन जाती है, उसे कहते हैं वी आकार की घाटी, जो किनारों को चौड़ी होती है और नीचे गहरी होती है। ये नदी के अपर्दन द्वारा बनाई हुई स्थलाकृति होती है, ठीक है। तीसरी है जलप्रपात। जलप्रपात कब बनता है बच्चों? जब नदी के बहाव में रास्ते में कोई बड़ी ऊंची चट्टान आ जाए और मजबूत चट्टान आ जाए,
जो जल्दी से टूटे नहीं, जल्दी से घुले नहीं। जब कोई बहुत बड़ी मजबूत चट्टान नदी के रास्ते में आ जाती है तो नदी उस चट्टान से नदी का जल बड़े तीव्र वेग से नीचे गिरता है। चट्टान बहुत ऊंची होती है तो जल की धारा बहुत नीचे जाके गिरती है, उसको कहते हैं जल प्रपात। बहुत ऊंची चट्टान, चित्र में देख रहे हैं कितनी ऊंची चट्टान, कितनी लंबी धारा नीचे तक गिर रही है, इसको कहते हैं जल प्रपात। जल प्रपात का उदाहरण है हमारी अमरकंटक से निकली ना, हमारी नर्मदा नदी कहाँ से निकली? अमरकंटक से। अमरकंटक से आगे जैसे नर्मदा नदी बढ़ती तो बहुत ऊंची चट्टान से जल नीचे गिरता है, उसका नाम है कपिल धारा। जलप्रपात का उदाहरण है महानीर, अमरकंटक में जलधारा बहती है, उसका कपिल धारा। ये जल। बच्चों आज ये हमने अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियां पढ़ी, ठीक है, अपरदन पढ़ा। अब परिवहन। परिवहन क्या होता है बच्चों? इस मिट्टी कंकड़ पत्थर को नदी जो अपने जल के वेग के साथ बहाकर ले जाती है, इसको परिवहन कहते हैं, ठीक है। तीसरा है निक्षेपण। निक्षेपण मतलब छोड़ना। नदी अपने साथ जो भार बहा के लाई है उसको रास्ते रास्ते पर छोड़ते हुए जाती है। कहाँ पर? मैदानी इलाकों में और समुद्र के पास में। इस निक्षेपण से भी बहुत सी स्थलाकृतियां बनती हैं। तो बच्चों इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा। हमने क्या सीखा बच्चों? स्थलाकृतियों के निर्माण में बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियाँ कौन कौन सी? अपक्षय और अपरदन चक्र। अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, ठीक है। दूसरा होता है अपरदन चक्र। अपरदन चक्र से क्या बना? तल संतुलन। तल संतुलन किन 2 प्रक्रियाओं द्वारा पूरा हुआ? अभिवृद्धि और निम्नीकरण, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अपरदन किस किस के द्वारा होता है। सबसे पहला हमने नदी के द्वारा जाना, नदी के बारे में पढ़ा। नदी की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। नदी के कार्य क्या क्या हैं? अपरदन, परिवहन, निक्षेपण। अपरदन कैसे होता है? 4। अपघर्षण, घुलन, भौतिक दबाव और सन्निकर्षण। और अपरदन से जो स्थलाकृतियां बनती वे कौन कौन सी हैं? महाखड्ड, वी आकार की घाटी और जलप्रपात, ठीक है बच्चों। आज का अपन ने जो जो पढ़ा समझ में आया? थैंक यू। आगे का पोर्शन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।